हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वेंटोरा जेई चैनल पर। और आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स की पार्ट 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 1 में हमने देखा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स की स्टडी क्या है, किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशंस क्या है। और फिर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखा था हमने कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज़ सिस्टम क्या है। और उसके बाद हमने बाउंड्रीज़ के बारे में देखा, हमने प्रोसेसेस के बारे में देखा और बहुत सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में ही देखा है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख कर आ सकते हो और हम उसी से आगे हम बढ़ेंगे। हमने प्रोसेसेस के बारे में देख तो लिया है कि किस तरह की प्रोसेस होती है, क्या कंडीशंस होती हैं। और आज हम लोग हर एक प्रोसेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसकी वर्क एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हीट एक्सचेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सीपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, इंटरनल एनर्जी से ये किस तरीके से रिलेशन रखता है। और उसके बाद भी कई सारे हम लोग फ़ॉर्मूलाज़ देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक़्त को नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। सो देखिएगा, हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 2। पार्ट 2 तो मतलब थर्मोडायनामिक्स का नहीं है, ये लेक्चर पार्ट 2 का है। सो आइए अब शुरू करते हैं। सो हमने कल क्या देखा, पिछली वीडियोज़ में हमने क्या देखा कि प्रोसेसेस कितनी हैं, प्रोसेस कितनी हैं, कितने तरीकों की हैं, लाइक कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं, वो क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि dT इक्वल्स टू 0 होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? लिखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर होता ही नहीं है, हमेशा 0 होता है। अगर आप इसका अगर आप इसका प्रोसेस में टेम्परेचर वर्सेस कोई भी प्रॉपर्टी की आप स्टडी करोगे, तो आपका टेम्परेचर वर्सेस एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, मोल्स हो, कुछ भी हो। मोल्स थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, या फिर कुछ भी हो, टेम्परेचर हमेशा आपको एक कांस्टेंट ग्राफ ही देगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और फिर इसका मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर जो है, वो चेंज हो ही नहीं सकता, चेंज अलाउड ही नहीं है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर ही चेंज नहीं होता, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है तो रूम टेम्परेचर पे ही है। टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन 10 की पावर -4 में भी नहीं हो रही, 10 की पावर -6 में भी नहीं हो रही। टेम्परेचर फ्लक्चुएट ही नहीं करेगा। एक कांस्टेंट प्रोसेस पर ही जो रिएक्शंस होती है, जो भी प्रोसेसेस होती है, उसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। एंड इसके कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि T इनिशियल इक्वल्स टू T फाइनल होता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो कि अगर आप लोगे तो आपकी इनिशियल टेम्परेचर भी T है, T नॉट है, फाइनल टेम्परेचर भी T नॉट है। तो T इनिशियल इक्वल्स टू T फाइनल इक्वल्स टू T नॉट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा आप कि आगे हम क्या देखें, तो आगे हम देखेंगे कि इसमें हम इसमें क्या करते हैं बच्चों कि आइसोबैरिक प्रोसेस क्या हो। आगे आप देखोगे तो आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? बच्चों, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? सो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें चेंज इन प्रेशर अलाउड ना हो, जिसमें प्रेशर चेंज ना करती हो। प्रेशर क्या ना करती हो बच्चों? तो चेंज ना करती हो। खुले आसमान में अगर आपका कोई रिएक्शन हो रहा है, खुले आसमान में कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई वेसल में रिएक्शन हो रहा है, कोई क्या हो रहा है बच्चों? तो अगर वेसल में रिएक्शन हो रहा है, इस तरह की आपके अगर कोई कोनिकल फ्लास्क है और नीचे कुछ केमिकल्स है और इसमें आप और केमिकल्स डाल रहे हो और बाहर की प्रेशर आपकी पी-एटीएम ही है, तो यह किस पॉइंट पे आपकी रिएक्शन हो रही है? तो आपकी रिएक्शन हो रही है कांस्टेंट प्रेशर। किस पे हो रही है बच्चों? तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। और अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी प्रोसेस या कोई भी रिएक्शन होता है, तो हम उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं और उसमें P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल होगा। P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल होगा। प्रोसेस के दौरान
प्रेशर चेंज अलाउड ही नहीं है, होगा ही नहीं प्रोसेस के दौरान। अगले स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? सर ये आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है सर? आप हमें ढंग से बता सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस हैं जिसमें वॉल्यूम की चेंज अलाउड नहीं है, जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं करती। क्या नहीं करती बच्चों? तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं करती हैं। कोई भी प्रोसेस हो, अगर उसे हम आइसोकोरिक कह रहे हैं, तो उसमें एक कंटेनर होगा, वो रिजिड होगा। रिजिड कंटेनर में रिएक्शन या प्रोसेस या हीटिंग या कुछ भी होगी। लेट्स सपोज हीटिंग हो रही है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, ये हीटर है आपका। और अगर आप हीट कर रहे हो और कांस्टेंट आपका रिजिड है, रिजिड वॉल्यूम है, मतलब आइडियली रिजिड है। समझते हो ना आइडियल क्या होती है? आइडियल ऐसी मतलब बोल दिया तो बोल दिया, रिजिड बोल दिया तो रिजिड बोल दिया, कुछ भी हो जाए रिजिड है। वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, और वॉल्यूम अगर आपका चेंज नहीं होता है तो ऐसी प्रोसेसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। और इसमें वी इनिशियल इक्वल्स टू वी फाइनल हो जाएगा। डीवी आपका हमेशा जीरो होगा। एक कॉमन मतलब लोगों के अंदर एक डाउट रहता है कि सर आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट से वॉल्यूम है वी नॉट, ये वी है, और एक टाइम के साथ आपकी रिएक्शन, और इस ऐसे में प्रोसेस करो जिसमें ऐसा चला जाए, ये ऐसा एक प्रोसेस हो जाए। टाइम नहीं लिखते यहाँ पे, आप वॉल्यूम लिख लेते हैं। टाइम तो कोई सेंस नहीं बनाता उतना, हम लोग प्रेशर लिख लेते हैं। वॉल्यूम तो हो गया, हम लोग प्रेशर लिख लेते हैं। तो प्रेशर के साथ अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है, तो क्या हम इसे आइसोकोरिक कह सकते हैं क्या? क्या हम इसे आइसोकोरिक कहेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। इसमें भले ही डेल्टा वी ज़ीरो है, लेकिन डीवी कभी भी ज़ीरो नहीं है। डीवी चेंज मतलब जो छोटी-छोटी चेंजेज़ हैं, वो हमेशा आपकी डीवी की चेंजेज़ ला रही हैं, छोटी-छोटी स्टेप्स। आगे देखिएगा बच्चों, आगे आप ध्यान से देखिए कि आपकी आइसोथर्मल हो गई, आपकी आइसोबैरिक हो गई, और आपकी आइसोकोरिक भी हो गई। तो अब क्या बचता है? तो अब आपका बचता है एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों, अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? तो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो रहा हो, dq इक्वल्स टू 0 हो। तो ये प्रोसेसेस आप समझ गए होंगे, ऐसी कंटेनर पे होगी जिसमें आइसोथर्मली वो इंसुलेटेड होगा। ना हीट बाहर जाएगा, ना हीट अंदर आएगा। तो dq हमेशा ही इसकी 0 होगी। चेंज इन ना हीट इसमें दिया जाएगा, ना हीट इससे लिया जाएगा। सो ये आपकी हो जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। तो बच्चों, ऐसी प्रोसेसेस जो एक जगह से घूमकर वापस उसी जगह पे आ जाए, उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है। सो लेट्स सपोज मेरी कोई एक प्रोसेस है और मैं उस पर ग्राफ बना रहा हूँ, P वर्सेस V, और मैंने यहाँ से चालू करा, मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। मैंने एक साइकिल पूरी कर ली। मैंने एक साइकिल क्या कर ली बच्चों? पूरी कर ली। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं बच्चों। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो हम इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। आगे देखिएगा, और अगर हम लोग इस साइक्लिक प्रोसेस को डिफरेंट प्रोसेसेस में अगर हम डिवाइड कर लें, ये पॉइंट 1 से जा रहा है 2, फिर जा रहा है 3, फिर ये जा रहा है 4, तो जो 1 से 2 जा रहा है, तो क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर जा रहा है? तो क्या यहाँ पे dv 0 है? तो क्या यह पार्ट आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी? क्या यहाँ पे dp जीरो है? तो क्या यह पार्ट आइसोबैरिक हो जाएगी? सिमिलरली यहाँ भी dv 0 है और यहाँ भी dp 0 है। तो आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। तो ये चार प्रोसेसेस को मिलाकर अगर आप एक ऐसे पॉइंट पे वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ कि आपने क्या करा, आपने प्रेशर को इंक्रीज करा, फिर एक्सपैंड करा, फिर प्रेशर डिक्रीज करा, फिर आपने कंप्रेस कर दिया। तो ये अगर आपने एक प्रोसेस कर लिया तो इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, और इसमें ही कई तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व, और भी बहुत सारे तरह के साइक्लिक प्रोसेस हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो एक P वर्सेस V अगर हमने ऐसा बनाया और हमने एक सर्कल ऐसा बना दिया, ये ऐसा जा रहा है,
तो ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस, इसमें कोई पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं कर सकते कि क्या प्रोसेस है, लेकिन ये ओवरऑल क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेसेस की कुछ खासियत होती है। यह खासियत यह होती है कि स्टेट प्रॉपर्टीज जितनी भी होगी, जितनी भी स्टेट प्रॉपर्टीज होंगी, स्टेट फंक्शंस होंगी, उन सब की जो चेंज है ना वो जीरो, प्लस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ स्टेट प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इज जीरो। लाइक अगर आप प्रेशर पीडीवी, अगर आपने वर्क डन निकाल लिया तो वर्क डन तो नहीं जीरो होने वाला है, लेकिन अगर आपने इंटरनल एनर्जी निकाला, इंटरनल एनर्जी डी का साइक्लिक प्रोसेस कर लिया तो ये जीरो होगा। एंथैल्पी का साइक्लिक इंटीग्रल कर लिया तो वो जीरो होगा। एंथैल्पी का साइक्लिक इंटीग्रल कर दिया तो वो जीरो होगा। वॉल्यूम का साइक्लिक इंटीग्रल कर लिया तो क्या होगा, जीरो होगा। प्रेशर का साइक्लिक इंटीग्रल कर लिया तो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब इसका मतलब कोई चेंज नहीं आ सकता, इंटरनल एनर्जी में नहीं चेंज आएगा, एंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, और प्रेशर में भी चेंज नहीं आएगा। सो ये हो गई आपकी साइक्लिक प्रोसेसेस। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती हैं। कौन सी प्रोसेसेस बच्चों, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिनकी हम लोग लॉस पहले से डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि पी वी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा इक्वेशन या ऐसा लॉ फॉलो कर रहे हैं, उसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाए और एन इसकी कोफिशिएंट ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाती है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि वर्क कैलकुलेशन क्या है। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि वर्क कैलकुलेशन क्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि वर्क कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहली बात, वर्क क्या है। तो कोई भी गैस हो या सिस्टम हो, लेकिन मेनली हम लोग क्लास 12 के या फिर जे के सिलेबस में हम लोग गैस की ही बात करते हैं। सो यह आपका सिलेंडर है, ठीक है बच्चों, यह आपका सिलेंडर है, और यहाँ पे आपका पिस्टन है। क्या है बच्चों, पिस्टन। एंड यहाँ पे पी एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल प्रेशर होगा, यहाँ पे पी इंटरनल या प्रेशर ऑफ गैस होगा। और फिर इसकी पिस्टन की एरिया होगी कुछ ई। एंड आप क्या कर रहे हो, तो एक्सटर्नल प्रेशर इस पे फोर्स लगाए, क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। हम लोग केमिस्ट्री में मेनली जब हम लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो हम लोग यह पढ़ते हैं कि गैस पर कितना वर्क हुआ, गैस पर कितना वर्क हुआ, या फिर लाइक हम लोग के लिए वह चीज पॉजिटिव है अगर गैस के ऊपर वर्क हो। केमिस्ट्री में अगर गैस के ऊपर, मतलब एक कॉन्वेंशन है, ये एक आईयूपीएसी कॉन्वेंशन है केमिस्ट्री के लिए। आईयूपीएसी कॉन्वेंशन है कि अगर गैस के ऊपर वर्क होता है तो वर्क ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब अगर ये कॉम्प्रेस कर जाए तो ये वर्क ग्रेटर देन जीरो। लेकिन अगर गैस ने वर्क कर दिया तो मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, चाहे आपने हीट दिया हो तब वर्क करे वो अलग बात है, लेकिन गैस ने वर्क करा है। तो गैस ने अगर वर्क करा तो वर्क लेस देन जीरो है। और इसी तरह आप देखिएगा, जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो वर्क क्या होता है, माइनस ऑफ, वर्क क्या होता है, नॉट माइनस ऑफ, एफ डॉट डी एल होता है आपका वर्क। या आपका फोर्स लगा रहा है एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल लगा रहा है, एफ एक्सटर्नल आपको क्या लगता है क्या होगा, पी एक्सटर्नल होगा। क्या एफ एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ऑफ द पिस्टन होगा। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या फोर्स होता है, तो हाँ होता है ये। अब आगे देखिए आप, जब आप आगे देखिएगा तो यहाँ पे आपने लिख दिया पी एक्सटर्नल डॉट एरिया वेक्टर डॉट डीएल। और हमारे लिए वर्क ग्रेटर देन जीरो कब है, कब है हमारे लिए वर्क ग्रेटर देन जीरो, कब है वर्क हमारे लिए ग्रेटर देन जीरो, या फिर जब जब कंप्रेशन हो रहा हो। लेकिन लेट सपोज गैस ने वर्क कर दिया, आपका गैस ने वर्क कर दिया, मतलब क्या है, डीएल ग्रेटर देन जीरो, डीएल वेक्टर आगे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ बढ़ गया, लेकिन आपका फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब गैस वर्क कर रहा है और डीएल ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, लेकिन फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स दैट इज पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो इन दोनों के बीच में जो डिग्री है वो
180 डिग्री होगी और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। सो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ये माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल एरिया डॉट डीएल हो जाएगा और ए डीएल आपकी हो जाती है डीवी। सो वर्क डन ऑन द गैस इज पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि सर आपने तो डीएल को ग्रेटर देन जीरो करने के लिए आपने यह कह दिया कि डीएल बढ़े पिस्टन ऊपर जाए, तो वो पिस्टन ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एंगल आपके थीटा 180 डिग्री। और अगर मैं कहूं कि पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, मैं अगर कहूं कि पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, डीएल नीचे जा रहा है और फोर्स भी नीचे है, तब तो थीटा तो 0 डिग्री हो जाएगा। तब तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन आप ये एक चीज भूल गए कि डीएल लेस देन 0 हो जाए, तब भी यही एक्सप्रेशन बनेगा, पी एक्सटर्नल डॉट डीवी। और ये ऐसा नहीं है कि ये आपको बाय हार्ट फॉलो करना है, ये कॉन्वेंशंस ऐसे हैं यहाँ की केमिस्ट्री की। आईयूपीएसी ने ऐसा डिसाइड करा है कि अगर गैस पे वर्क होता है तो हम उसे वर्क को पॉजिटिव मानेंगे, और अगर गैस वर्क करती है, क्या करती है, अगर गैस वर्क करती है तो हम उसको वर्क को नेगेटिव माने। तो आगे देखिए बच्चों, आगे देखेंगे। सो देखिए कि वर्क का आपका फॉर्मूला माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डीवी आ गया। वर्क डन का क्या आपका फॉर्मूला आ गया, तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डीवी आ गया। फिर अगर आप इस चीज को वर्क कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अगर आप यूज करते हो तो आपका क्या वर्क आएगा, उस चीज को भी हम देखेंगे। उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है वो भी दो तरीके की होती है। एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होती है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड एक होती है आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती हैं? सो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक सिलेंडर बनाता हूँ एंड यहाँ पे पिस्टन पिस्टन है या फिर कोई भी लिड, और यहाँ पे बहुत ही छोटी 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 मास रखी हुई, और मैं धीरे धीरे एक एक मास को निकालता हूँ। तो ये धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा। क्या करेगा बच्चों? ये धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा। या फिर अगर मैं मास और डालता जाऊं धीरे धीरे तो ये कॉम्प्रेस भी कर सकता है, यह दब भी सकता है। सो जो भी प्रोसेसेस बहुत धीरे हो, जिन्हें हम ट्रेस कर पाए, जिन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए, उन प्रोसेसेस को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, जिनके ग्राफ्स हम लोग बना पाते हैं। जिनकी हम लोग क्या बना पाते हैं बच्चों? जिनके हम लोग ग्राफ बना पाते हैं, उन्हें हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। सो ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी जिसमें हमें पता है कि फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हमारी प्रोसेस कैसी रही है, हमें सब कुछ पता है। और ये बहुत ही धीरे स्लो रन प्रोसेस होती है। स्लो रन प्रोसेस होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत ही धीरे चलने वाली प्रोसेस होती है। और वही अगर आपकी फास्ट पेस प्रोसेस हो, बहुत ही फास्ट पेस हो, एकदम से कॉम्प्रेशन हो जाए, एकदम से आपकी एक्सपेंशन हो जाए, सो हम उसे इरिवर्सिबल कहते हैं। उसे हम इरिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। उन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि यह फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। लेकिन ये प्रोसेस कैसे हुआ, ये हमें नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता है कि प्रोसेस कैसे हो सकता है, लेकिन हमें बस फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट पता है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा तो हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है बच्चों। सो वर्क डन आप देखोगे तो माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी होगा आपका। लेकिन अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस कर लो या इरिवर्सिबल प्रोसेस कर लो, सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या है वो देखेंगे, फिर हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन क्या है वो देखेंगे।
सो ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उसमें पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी गैस हो जाता है। मतलब ये एकदम से इक्वल नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। तो हम पी एक्सटर्नल को पी गैस से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है, तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी गैस होता होगा यहाँ पे, तभी तो धीरे धीरे लीड उठेगा। या फिर अगर एकदम से अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वो इरिवर्सिबल है, और उस प्रोसेस में पी एक्सटर्नल पी गैस के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, तो आपकी वर्क डन की जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगी वो पी गैस डॉट डीवी बन जाएगी। और आप क्या कर रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो। सो अगर आप आइडियल गैस के लिए अगर आप वर्क डन निकालना चाहो, तो आप आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा सकते हो। एंड पी गैस की वैल्यू आप एनआरटी अपॉन में वी आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ, आप जरूर लिख सकते हो। आगे देखिए आप, अगर आपने इस चीज को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो माइनस ऑफ एन आर टी वी डी वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल हो जाए। चाहे वो एक्सपैंड कर रहा हो, चाहे वो कॉम्प्रेस कर रहा हो, ऐसे ही ये प्रोफाइल बनेगी। एक्सपैंड कर रहा होगा तो वी फाइनल ग्रेटर देन वी इनिशियल हो जाएगा, कॉम्प्रेस कर रहा होगा तो वी फाइनल लेस देन इनिशियल वी इनिशियल हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, इसे आप एक जस्ट छोटा सा इंटीग्रेशन कर दीजिए, एन आर टी एल एन वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। ठीक है बच्चों, एन आर टी एल एन वी फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल। अब आगे देखिएगा बच्चों, अब आप इसमें पुट कर दो एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस एन आर टी एल एन वी इनिशियल, और आपकी जो फाइनल जो आपकी प्रोफाइल बन गई वो बन गई एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। सो ये आपका वर्क डन फॉर रिवर्सिबल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, या उस चीज की आपकी फॉर्मूला हो गई। लेकिन अगर अगर मैं आपको कहूं कि मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन निकालना चाहता हूं कि प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसका मतलब पी एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू पी गैस। सो आप उसमें जनरल फॉर्मूला यूज करोगे, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल dv फ्रॉम v इनिशियल टू v फाइनल। और इसमें बस आपको यह पता है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपको ऐसा लिखना चाहो तो इसमें क्या है, पी एक्सटर्नल भी आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ही होता है। So minus irreversible process minus of P external dV V initial V final equals to minus of P external V final minus P initial। अगर आप इसे और अच्छे से लिखना चाहते हो, अलग अलग टर्म्स में लिखना चाहते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो एन आर टी अपॉन में P फाइनल माइनस एन आर टी अपॉन पी इनिशियल। और पी फाइनल आपका पी एक्सटर्नल ही होगा कि लेट सपोज में एकदम से बाहर की प्रेशर आपकी मैं इंक्रीज कर दूं, तो कहां तक जाएगा, ये तब तक कंप्रेस होगा जब तक गैस के अंदर की प्रेशर और बाहर की प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो इसका मतलब पी फाइनल इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल होगा, और आपकी जो आखिरी प्रोफाइल बन जाएगी वो पी एक्सटर्नल एन आर टी अपॉन में पी एक्सटर्नल माइनस एन आर टी अपॉन में पी इनिशियल। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन। तो ऐसे आप आइसोथर्मल के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हम कैलकुलेट करेंगे किस लिए बच्चों, तो आइसोकोरिक के लिए, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। तो चाहे इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो या चाहे इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस हो, या चाहे इसमें इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन जीरो हो। क्यों होगा, पी एक्सटर्नल डीवी डीवी जीरो है, वर्क डन जीरो।
आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चाहे वो रिवर्सिबल हो, चाहे वो इरिवर्सिबल हो, वर्क डन हमेशा 0 होता है। अब आगे देखते हैं कि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? जिसमें चेंज इन प्रेशर 0 होता है, प्रेशर चेंज नहीं होगा और रिएक्शन या प्रोसेस हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है? माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी। अब यह तो आपका कांस्टेंट है, आप इसे बाहर ले लो। माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों? अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। और वी फाइनल निकालो, वी इनिशियल निकालो, इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा। या फिर अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस की तरफ बढ़ोगे तो वर्क डन क्या होता है बच्चों? माइनस ऑफ पी गैस डीवी। ऐसा होता है बच्चों। सो ये पी गैस तो कांस्टेंट है। पी गैस क्या है बच्चों? कांस्टेंट है और ये डीवी हो जाएगा, वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो ये एक ऐसी प्रोफाइल है जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए सेम ही फॉर्मूला बनती है। आइसोथर्मल में नहीं बनती रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए, और आइसोटोरिक में तो दोनों ही 0 हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग पढ़ेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें डी क्यू इक्वल्स टू 0 होती है और इसमें गवर्निंग इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां पे गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। जहां पे गामा क्या होता है? तो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। अब आगे देखिए आप, आगे अब देख सकते हो आप, आगे आप क्या देख सकते हो कि वर्क आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी वी फॉर रिवर्सिबल अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, पी गैस डी वी। ठीक है बच्चों। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद, ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हम लोग जिसकी वर्क कैलकुलेशन है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। और प्रोसेस की वर्क कैलकुलेशन यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए हम लोग अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑनवर्ड्स अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। और मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।